हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ये हमारी जो दैनिक जीवनचर्या है उससे संबंधित है, तो आपको इसे बहुत पसंद आएगा आपको ये, है ना। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि पहले जो मकान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 35-40 वर्ष पहले चूने का उपयोग होता था। आजकल तो सीमेंट का उपयोग होता है ना। तो वो जो चूना पत्थर आता था, ठीक है ना, उस चूने के पत्थर को ऐसे गोल नाली बना लेते थे, है ना, करीब 2 फुट चौड़ी और 2 फुट गहरी, और उसमें चूना पटक देते थे, है ना, जो बाजार से चूना लाते थे ग्रामीण लोग, है ना। और फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर होता था गोल, जैसे वो होता है ना पीसने की चक्की जो होती है, चक्की के जो 2 पार्ट होते हैं उस तरह का एक लोहे उसका पत्थर का एक बड़ा सा रोलर होता था, ठीक है। और इसको बैल खींचते थे ऐसे यूं इस नाली के अंदर, और तब जब इसमें चूने में पानी डालते थे तो जैसे ही इसमें पानी पटकते थे और उसमें एकदम बुलबुले उठने लग जाते थे, है ना, खूब सारे बुलबुले उठते थे और वो गर्म हो जाता था, पानी उबलने लग जाता था इसमें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, चूने के पत्थर और पानी में क्या होती थी, एक रासायनिक अभिक्रिया होती थी, ठीक है ना। और फिर उसमें जो बैल होते थे उसको करीब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक इसको ऐसे घुमाते थे, इस पत्थर को इस तरह से इसमें घुमाते, जिससे कि वो पानी और चूना पत्थर क्या हो जाता था, मिक्स हो जाता था, और फिर उसको ईंटों को और जो पत्थर होते हैं उनको जोड़ के मकान बनाने के काम में लिया जाता था, है ना। तो देखो ये क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, किस किस के बीच, कैल्शियम ऑक्साइड के बीच और पानी के बीच, H2O के बीच में, ठीक है ना। तो अब इससे क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। अब ये जो चूना पत्थर है इसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बिना बुझा हुआ चूना हो गया। जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसको हम बुझा हुआ चूना बोल देते हैं, ठीक है ना। और जब ये बुझा हुआ चूना, है ना, इसको एक काम और आता है ये, जैसे आपने देखा होगा जो कली करते हैं, मकान की पुताई करते हैं ना दीपावली के टाइम पे, एक तो डिस्टेम्पर होता है, डिस्टेम्पर तो थोड़ा अलग हो गया, है ना। जो सामान्य लोग होते हैं, है ना, वो अपने घरों में जैसे गांव में अभी भी किसका उपयोग करते हैं, कली का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो कली हो गई, ठीक है। जब इस कली को दीवारों पर पोता जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या करती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेती है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के बाद फिर क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो एक दिन बाद में ही चमकने लग जाता है, साइन जैसे समझो जैसे ही सूखता है वो दीवार पे, तो क्या होने लग जाती है, शाइनिंग होने लग जाती है ना। तो देखो ये क्या हुई इसके अंदर, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, ये एक अलग रासायनिक अभिक्रिया हुई। और इसमें जब वायुमंडल से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो ये दूसरी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो ऐसे ही हमारी इस प्रकृति के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। एक सबसे कॉमन रासायनिक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, है ना। जो पौधे हैं वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और सूर्य का प्रकाश लेते हैं। जमीन से क्या लेते हैं, पानी, खनिज लवण लेते हैं, और किसका निर्माण करते हैं वो, है ना, भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। देखो बेटा साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो इसको बड़े प्यार से धीरे धीरे मन से पढ़ने की ज़रूरत होती है ना। एक एक लाइन पढ़ो आप एक चैप्टर की। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो जब गर्मियां हो रही होती हैं और रूम टेम्परेचर पर अगर हम दूध को क्यों ही खुला छोड़ देंगे, खुला छोड़ने का मतलब क्या है, उसको फ्रिज में अगर नहीं रखें तो क्या होगा, ये पूछ रहा है ये, है ना। तो क्या होगा बताओ, वो दूध फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया, जीवाणु जो है ना डेवलप हो जाते हैं, और वो जीवाणु उस दूध के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके और क्या बनाते हैं, वो अम्ल बनाते हैं, और वो दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये सब क्या है, लोहे के आर्टिकल्स हैं, है ना। जब लोहा, आयरन जो है Fe को जब हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में क्या होती है, नमी भी होती है और ऑक्सीजन भी है, तो उस पर फिर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है ना। तो जो आयरन ऑक्साइड है
वो क्या है, जंग है। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अंगूर का किण्वन, अब देखो ये इंग्लिश, ये जो हिंदी के शब्द हैं ये थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, है ना, तो हमें हिंदी भी पढ़नी है और इंग्लिश भी पढ़नी है साथ में, है ना। तो किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो अंगूर का जब किण्वन होता है ना, तो आपको शायद नहीं पता होगा कि ये जो अल्कोहल होती हैं जो बाजार में मिलती हैं, जिसको शराब बोलते हैं, बियर बोलो, शराब बोलो, है ना, तो ये सब किससे बनती हैं, जो अंगूर होते हैं, है ना, तो इनका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब इसका क्या बनता है, इससे अल्कोहल बन जाता है। जब भोजन को हम पकाते हैं, ठीक है ना, तो भोजन, कच्चा भोजन होता है हमारा, रॉ फूड जो होता है, ठीक है ना, उसको जब पकाते हैं तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और हमारे लिए क्या बनता है, सुपाच्य भोजन हमें मिलता है। फिर है हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तो हमारा जब शरीर जो है ये भोजन को जब डाइजेस्ट करता है तो इसमें भी क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी क्या करती है ना, वो सीक्रेट करती है, बनाती है, तो उन सब से भोजन का पाचन होता है और विभिन्न प्रकार के उपयोगी जो पदार्थ हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं। फिर है हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन है, सांस लेना, तो इसमें सिर्फ सांस लेना छोड़ना यही शामिल नहीं है, यानी हम जब सांस लेते हैं और ये सांस हमारे भोजन के पाचन में काम आती है और किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है और इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित है ना। तो अब ये कह रहे हैं इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देखा होगा आपने। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, है ना, जैसे पानी है, पानी को आपने गर्म किया तो भाप बन गया, ठंडा करोगे तो वापस पानी बन जाएगा। पानी को आपने ठंडा किया, बर्फ में उसमें रख दिया फ्रिज में तो बर्फ बन जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो वापस पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, जो एक से दूसरी अवस्था में जाएगा और वापस उसी अवस्था में लौट आए, तो ये क्या कहता है, फिजिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज में क्या है, एक बार परिवर्तन हो गया उसकी अवस्था में तो वो वापस उस ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौट पाएगा। ठीक है ना, जैसे लकड़ी को आपने जला दिया तो राख बन गई, ऊर्जा बन गई, ठीक है ना, हीट निकल गई उसमें से, तो अब आप उस राख से वापस थोड़ी बना सकते हो लकड़ी, तो ये कैसा हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। तो देखो अब इसमें आगे जो एक्टिविटीज़ दिखा रखी हैं, है ना, 3-4 एक्टिविटीज़ हैं, इनसे पता चलता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है ना। देखो फर्स्ट है एक्टिविटी 1.1, इसमें क्या कह रहा है ये, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, टीचर की देखरेख में करवाना है आपको और आंखों पर चश्मा पहन लें, है ना, जिससे कि नुकसान ना हो आंखों को, क्योंकि फ्लेम वगैरह निकलती है ना इसमें से, इसलिए। ठीक है, और लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए, है ना। मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबा लिया और रेगमाल जो होती है ना, घिसने की जो होती है, उससे रगड़ के साफ कर लिया। रगड़ से साफ क्यों करते हैं, जिससे कि उस पर जमा हुआ, ऊपर जम जाती है ना, ऑक्साइड वगैरह जम जाता है, तो उसकी लेयर क्या हो जाए, साफ हो जाए, उसकी परत साफ हो जाए, इसलिए उसको रगड़ कर साफ कर लेते हैं। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए, इसको बर्न करें हम, है ना। देखो इसमें यहाँ दिखा रखा है ये, है ना, तो ये चिमटे से पकड़ रखा है और ये क्या है, इसके हाथ में ये वो मैग्नीशियम का फीता है, ठीक है, और ये क्या है, बर्नर है, बर्नर जल रहा है, तो इसमें जला रहे हैं हम इसको, ठीक है। और जब ये जल रहा है तो इसमें क्या होता है ना, ये जल जल के टुकड़े 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 बुरादा सा इसके अंदर, इसको हमने इकट्ठा कर लिया, है ना। एक वाच ग्लास होता है ना, ग्लास की प्लेट होती है, इसमें इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से जितना हो सके दूर रखना है हमें, ठीक है। आपने क्या प्रेक्षण किया, क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम का जो रिबन है ये डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है ना। बड़ी वैसे एक तरह से अलग प्रकार की जो फ्लेम है, ज्वाला है, वो उत्पन्न होती है और ये टुकड़े टुकड़े करके इसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ, चमकदार श्वेत लौ का मतलब क्या है, वही डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, इसके साथ में मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है और यह व्हाइट पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, तो ये क्या हो गया, MgO, है ना। देखो इसकी रिएक्शन क्या हो गई, ये मैग्नीशियम
प्लस O2 किस में जलाया हमने, ऑक्सीजन में जलाया। तो अब ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखो तुम, ये रिएक्शन जो है ना ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है संतुलित ये, क्योंकि मैग्नीशियम का एक है, यहाँ मैग्नीशियम का एक है, यहाँ ऑक्सीजन के दो है, जबकि यहाँ पे कितना है, एक ही है ना। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो देखो ऑक्सीजन के 2 हो गए और Mg के भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ Mg का 1 था तो इसको 2 कर देंगे। तो देखो भाई बैलेंस हो गई आपकी, है ना। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ये बताना चाह रहा है ये। ठीक है। अच्छा, सेकंड एक्टिविटी में क्या है, सेकंड क्रियाकलाप में एक परखनली में लेड किसको बोलते हैं, शीशे को बोलते हैं, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, है ना। लेड नाइट्रेट का क्या लिया हमने, घोल लिया, है ना। लेड नाइट्रेट को बोलते हैं PbNO3, है ना। और होल ट्वाइस, क्या सूत्र होता है इसका, लेड नाइट्रेट का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है। लेड नाइट्रेट को घोल ले लिया, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देते हैं हम। क्या मिलाते हैं इसके अंदर, पोटेशियम आयोडाइड का इसमें घोल मिला है। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है Ki। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें लेड आयोडाइड, है ना, Pb किसके साथ जुड़ेगा, I के साथ, और लेड आयोडाइड का क्या सूत्र होता है, PbI2। क्या होता है, PbI2। ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ NO3 कितने हैं, डबल है ना, बैलेंस कैसे करेंगे, और यहाँ NO3 क्या है, एक सिंगल है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब ये बहुत आसान है ना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये 2 लगा के देख लो, है ना, मतलब आप गलती कर करके और फिर ये नहीं बैठ रहा दूसरी तरह से कर लो, वो नहीं बैठ रहा अगले चेंज करके कर लो, तो ऐसे कर सकते हो आप इसको, है ना। तो देखो कैसे किया, जैसे यहाँ देखा हमने, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको देखते हैं पहले। तो क्या है, NO3 डबल है इसमें, है ना, और यहाँ पे NO3 क्या है, सिंगल है, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। देखो NO3 बैलेंस हो गए ना, NO3 2 हो गए, तो इधर भी NO3 2 है, लेकिन यहाँ K कितने हो गए, 2 हो गए, जबकि यहाँ K कितना था, अकेला था। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2K हो गए, इधर भी 2K हो गए। Pb अकेला है, Pb अकेला है, और I डबल था इधर, और इधर ये I2, तो ये बैलेंस हो गई इस तरह से। ठीक है। तो ये एक दूसरी हमने अभिक्रिया क्या कर दी, बैलेंस कर दी। तो इसमें लेड नाइट्रेट का घोल लिया, PbNO3 होल ट्वाइस का। अब देखो ये तुमने सूत्र जो है ना कैसे बनते हैं, है ना, या तो आपको आते होंगे, नहीं आते बेटा मेरी 9th क्लास की वीडियोस भी हैं, उनमें आप इसको सर्च कर सकते हो। कैसे वो है, देखो कि जो Pb होता है ना, इसकी संयोजकता 2+ होती है। कितनी होती है, 2+ होती है। और जो NO3 होता है, NO3 की -1 होती है। क्या होती है, 1- होती है। तो ऐसे समझो इसके डबल हाथ है, इसका एक ही हाथ है ना, तो इसके डबल हाथ को इसको बैलेंस करने, इसको डबल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए PbNO3 होल ट्वाइस हो गया। ठीक है। तो इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दिया हमने, है ना, Ki का घोल मिला दिया। अब कह रहा है आपने क्या परीक्षण किया, तो देखो ये बनता है PbI2 बनता है, लेड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, लेड आयोडाइड। और पता है क्या है, देखो ये बिल्कुल जो लेड नाइट्रेट है ये बिल्कुल वाइट होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी वाइट होता है, लेकिन जो लेड आयोडाइड बनता है ये पीले रंग का बनता है। तो देखो ये दोनों जो आपके अभिकारक थे, है ना, रिएक्टेंट्स जो थे, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो दोनों वाइट कलर के थे, लेकिन जबकि हमको जो क्रियाफल मिले, है ना, जो प्रोडक्ट मिले, उनमें से ये जो है ये कैसे पीले रंग का है। तो देखो कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो कलर चेंज अगर होता है तो उसमें भी क्या हो रही है, कोई ना कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो ये लेड आयोडाइड बन गया पीले रंग का, ठीक है। तो ये कलर चेंज हो गया। फिर देखो तीसरी एक्टिविटी, तीसरे क्रियाकलाप में क्या कह रहा है, ये एक शंकु के आकार का कोनिकल फ्लास्क लिया या परखनली ले लिया हमने, उसमें कुछ दानेदार जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, छोटे छोटे दाने ले लिए उसके। इसमें या तो अपन ने तनु यानी पतला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया HCl, या सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया तनु ही H2SO4, ठीक है ना। अम्ल का सावधानी से इस्तेमाल करना है ना, क्या, क्योंकि ये बेटा अगर थोड़ा बहुत भी गिर जाता है ना तो ये हमारी स्किन को, कपड़ों को, सब कुछ जला देता है। अब कह रहा है क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, यस, है ना। देखो इसमें यहाँ है, शंकु के आकार के फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, टच कीजिए उसको,
है ना। क्या इसमें कोई तापमान में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, देखो इसमें यहाँ दिखा रखा है, देखो ये जिंक ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, जिंक के दाने हैं, ये इसमें दिखा रखा है ना, ये जिंक के दाने हैं। और इसमें ऊपर से क्या डाला अपन ने? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया इसके अंदर। जैसे ही हमने इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे डाइल्यूट वाला, तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी इसके अंदर से? हाइड्रोजन गैस। देखो है ना, तो क्या था ये अभिक्रिया? Zn प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये जिंक हो गया, तो क्या बनेगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2, तो ZnSO4 प्लस H2, H2 गैस क्या होगी? लिबरेट होगी, इसमें से बाहर निकलेगी, है ना। तो और ये जो प्रक्रिया है कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो ये भी क्या हो गया? अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई गैस निकल रही है ना, या उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो भी क्या हो गई? वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल चेंज उसमें हो रहा है। तो इन तीनों एक्टिविटीज में क्या देखा? पहले था मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूसरे में क्या देखा था? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से हमको क्या मिला था? लेड आयोडाइड मिला था, पीले रंग का, तो उसमें कलर चेंज हुआ, इसलिए वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अभी इस तीसरी एक्टिविटी में क्या था कि जिंक के दानों के ऊपर हमने H2SO4 डाला, और क्या निकली उसमें से? गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, और उसका तापमान चेंज हो गया, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें ये समरी कर दी इसको। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अगर उसमें अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा हो, चेंज इन स्टेट, है ना, माना ठोस, द्रव और गैस आपस में, ठोस है द्रव बन रहा हो, है ना, या द्रव से गैस बन रही हो, या ठीक है ना, तो इस तरह से द्रवों से ठोस बन रहा हो, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल चेंज है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन आ रहा हो तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का निकास या उत्सर्जन हो रहा है ना, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, तो भी क्या है? वो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं हम, किसी भी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो इस जैसे इसमें उदाहरण बताया है कि ये जैसे मैग्नीशियम का जो पहली एक्टिविटी थी आपकी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको रिबन को जलाया था ना, फीते को जलाया था। तो अब एक तरीका तो ये हुआ कि ऐसे लिखें हम, मैग्नीशियम लिखा हमने हिंदी में, फिर हिंदी में या इंग्लिश में या ऑक्सीजन लिखा, और फिर इधर क्या लिख दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया, है ना। तो ऐसे अभिक्रिया इस प्रकार भी लिखी जा सकती है। ये इधर के जो होते हैं ना तीर के निशान से, ये अभिकारक कहलाते हैं, इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, REACTANTS, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और इनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, PRODUCTS, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS, और इसको हम RHS, राइट हैंड साइड बोल देते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा है, तो ये तो एक तरह से रासायनिक समीकरण को लिख दिया हमने, है ना। रासायनिक समीकरण को लिखने का एक शब्द के तरीका हो गया ये, है ना, शब्द समीकरण हो गया इसका ये। दूसरा है फिर उनके संकेतों के रूप में, किसके रूप में करें हम उसको? संकेतों को, जैसे अभी इसमें यहाँ बताया है ये, ठीक है ना, कि मैग्नीशियम को Mg से, उसके संकेत से, है ना, ऑक्सीजन को O2 से, तो क्या बन गया? MgO, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया? रासायनिक समीकरण लिखने का एक दूसरा तरीका हो गया सूत्रों की सहायता से, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि संतुलित या असंतुलित। देखो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम इसको संतुलित कैसे करें। बहुत आसान होता है ये, है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके से करो, है ना, ये बस वो ट्रायल एंड एरर मेथड है, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे नहीं हो रहा, दूसरे तरीके से कर लो, है ना। जैसे अब देखो इसमें तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ Mg है और यहाँ क्या है? O2, और यहाँ क्या बन रहा है? MgO। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऐसे देखो कि सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो ऑक्सीजन के हैं, इधर 2 हैं, ठीक है ना, और इधर क्या है? 1 ही है। तो सीधा सा बात है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। तो अब ऑक्सीजन के 2 हो गए ना,
और इधर भी 2 हो गए, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन इधर की तरफ मैग्नीशियम क्या है, 1 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, हो गया ना, देख लो बैलेंस। तो 2 mg, इधर भी 2 mg, इधर O के 2 और इधर 2 गुणा O करोगे तो 2O हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, जो क्या होता है, असंतुलित होता है ना, जो अनबैलेंस, जैसे ओरिजिनल जो थी ये स्केलेटल थी, ये कैसी क्या कहलाता है, ढांचा रासायनिक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये कहलाती है ना। और जब इसको बैलेंस कर देते हैं तो क्या बन जाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाता है इसका। ठीक है, तो संतुलित का क्या मतलब है कि जितने परमाणु इधर की तरफ हैं, है ना, उतने ही परमाणु इधर की तरफ होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान को ना तो क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी सिर्फ रीअरेंज हो सकते हैं, वो परमाणु एक से हटके दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन नष्ट नहीं होंगे और नए पैदा भी नहीं होंगे, बस वो रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की वजह से ऐसा होता है। तो ये जो कंकाली समीकरण बोल रहा है ना, वही स्केलेटल समीकरण है ना, जैसे ये था Mg + O2 = MgO, तो ये क्या था, कंकाली समीकरण था। कंकाली बोल दो या ढांचा समीकरण बोल दो इसको, और तो इसलिए हमको इसे क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखो अब इसमें दूसरा ये बताया, जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल, जो थर्ड एक्टिविटी थी। तीसरी एक्टिविटी में क्या था, जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन, यानी Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2। तो अब आप देखो यहाँ पे SO4, इधर भी SO4, जिंक का 1, इधर भी जिंक का 1, H2 के 2, तो ये तो क्या है, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है ये, है ना। दोनों तरफ हमने क्या कर ली, इसकी तुलना कर ली। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको देखो आप, ये बहुत ही, अब इसमें देखो ये Fe + H2O, इसको बैलेंस करना दिखाया है आपके इसमें कि आयरन प्लस जल, है ना, वाटर, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन रहा है Fe3O4 + H2। अब इसको कैसे बैलेंस करें हम, देखो ये इधर की तरफ क्या है, Fe1 है, इधर की तरफ Fe कितने, 3 हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसलिए कैसी समीकरण है बताओ, ये इसको आप ढांचा समीकरण बोल दो, ढांचा रासायनिक समीकरण बोल दो, या कंकाली रासायनिक समीकरण बोल दो। अब इसको बैलेंस कैसे करें, है ना, देखो बहुत आसान तरीका है ये, इसको डरना नहीं है, बहुत आसानी से मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। देखो Fe + H2O और ये है Fe3O4 + H2, है ना। तो देखो ये अनबैलेंस है, ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। अब मैं इसे तुम्हें बैलेंस करना बताता हूँ कैसे। देखो सबसे आसान तरीका क्या बताया था कि ये देखो सबसे ज़्यादा किसके परमाणु हैं, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, है ना। तो देखो सबसे ज़्यादा किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, इसको पकड़ लिया पहले, सबसे पहले हमने, तो O के 4 हैं। ठीक है ना। अब इधर आ जाओ लेफ्ट में, तो इधर क्या है, 1 है, तो सीधा सा इसको किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। क्यों किया 4 से, क्योंकि इधर की तरफ क्या थे, ये 4 थे। ठीक है ना। तो अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए ना, इधर 4 हो गए और इधर भी क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक है ना। अच्छा अब देखो Fe कितने हैं, 3 हैं इधर की तरफ क्या है, 1 ही है, तो सीधी सी बात है, इसको किससे गुणा कर दूंगा मैं, 3 से गुणा कर दूंगा, तो Fe बैलेंस हो गया, है ना। अब देखो क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, है ना। तो इधर की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर की तरफ कितने हो गए, H2 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 H2, यानी 4 H2 हो गए कि नहीं हो गए, तो यानी 8 हो गए ये। और इधर की तरफ कितने हैं, 2, तो इसको किससे गुणा कर दूं मैं, 4 से गुणा कर दूं, हो गया ना बैलेंस। देख लो, देखो आप 3 Fe, है ना। हाइड्रोजन देखो 4 H2 का मतलब क्या हो गया, H2 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 और H2, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 हो गए, नहीं हो गए। इधर की तरफ भी 4 दूनी 8 हो गए, है ना। ऑक्सीजन देखो 4 O, तो इधर भी O4, तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बहुत आसान है ये, ठीक है ना। बस आपको एक करो इसको, और नहीं हो रहा, नहीं बैठ रहा, तो उसको बजाय दूसरे का करके देख लो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे ये हो जाएगा।
तो ये इसी के चरण दिखा रखे हैं, इसने क्या दिखा रखे हैं, ये चरण दिखा रखे हैं। देखो स्टेप फर्स्ट तो मैंने आपको एक बार में बता दिया है, तो इसको आप पढ़ लेना। इसमें जो चीज़ मैंने समझाई है वही है ये, कि कैसे बैलेंस करते हैं। और अभी मैं आपको इसमें और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं बैलेंस करने के, वो सारे कराऊंगा मैं, ठीक है। तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसमें फिर ये स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है, स्टेप 4 है, स्टेप 5 है, ठीक है ना। और फिर ये हो गया स्टेप 6 हो गया, ठीक है। देखो ये खुद भी कह रहा, तो देखो यही आ गया कि नहीं आ गया, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस इक्वेशन मिल गई हमको। तो इसमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, सेम है। अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल, देखो खुद ही कह रहा है, हिट एंड ट्रायल कर करके देखो। एक बार हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा दोबारा करो उसको चेंज करके, ठीक है ना। तो क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, फिर है ये भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, उसकी फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है ना। तो वो इसका मतलब क्या है कि जो आपके इधर की तरफ के क्रियाकारक हैं, है ना, क्रियाकारक को और क्या नाम दिया गया है इसने, अभिकारक बोल देते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो क्रियाकारक या उत्पाद, तो उनकी स्थिति लिखी जाती है, किस अवस्था में है वो, ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं या जलीय विलयन। तो 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी। देखो ठोस को S से डिनोट करते हैं, सॉलिड, ठीक है, द्रव को L से करते हैं, गैस को G से करते हैं, और एक और होती है AQ, एक्वस, AQUEOUS। किससे बना है ये, AQUEOUS, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, है ना। तो जब किसी पदार्थ का हम जल में घोल दें उसको, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको, विलयन जो मिलेगा, वो क्या कहलाता है, जलीय विलयन कहलाता है ना। जैसे आपने चीनी ले ली, है ना, चीनी का क्या सूत्र होता है, C12H22O11। अब इसको आपने पानी में घोल दिया तो वो क्या बन गया, चीनी का जलीय विलयन बन गया, ठीक है ना। तो वो एक्वस हो गया। तो इसमें यही बताया गया भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच करते हैं हम, है ना। इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों, जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भौतिक अवस्था का ज्ञान हो रहा है क्या हमको, नहीं हो रहा है ना। तो इसमें जो अभी ऊपर वाला था उसमें मैंने दिखाया था आपको बैलेंस करके, उसमें कोई इनकी अवस्थाओं की जानकारी नहीं है ना। तो यही बता रहा है ये। तो अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, जैसे गैस, द्रव, जलीय विलयन और ठोस, ठीक है। तो इसके गैस के लिए G, द्रव के लिए L, जलीय विलयन के लिए AQ और ठोस के लिए S से दर्शाते हैं हम, है ना। और ये जलीय विलयन के लिए क्या बता रहे, देखो अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हम उसे क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। देखो वही समीकरण वही है, बस इसने अवस्था और लिख दी है इसमें, है ना। जैसे Fe क्या होता है बताओ, S यानी सॉलिड, H2O, है ना। अब ये तुम कहोगे कि H2O तो सर गैस होती है, वो द्रव होता है, तुमने यहाँ G क्यों लिख दिया, बेटा इसलिए लिखा है ये कि आयरन पे अगर आप सिंपल जल डालोगे, द्रव अवस्था का जल डालोगे, तो आपको आयरन ऑक्साइड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भाप अवस्था में यानी गैसीय अवस्था में, है ना, भाप अवस्था में आपको आयरन के ऊपर से गुजारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको गैस रूप में दर्शाया गया है। तो Fe3O4 क्या मिलेगा, सॉलिड के रूप में मिलेगा, और हाइड्रोजन कैसे मिलेगी, गैस रूप में मिलेगी हमको, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है, वही बात बताने की कोशिश की है कि H2O को G के चिन्ह के उपयोग इसलिए किया गया है कि जल का उपयोग किसके रूप में किया गया है, भाप के रूप में किया गया है। तो प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि ये आवश्यक ना हो। फिर कभी कभी क्या करते हैं, देखो बच्चों, कि ये जो तीर का निशान होता है इसके ऊपर, है ना, तीर के निशान के ऊपर ताप, दाब या उत्प्रेरक, इनको भी दर्शा देते हैं। अभिक्रिया में कितने ताप पे हो रही है अभिक्रिया, है ना, कितने दाव पे हो रही है। कई बार क्या है, जैसे ठंडे में तो नहीं हो रही, लेकिन जैसे गर्म कर दोगे तो अभिक्रिया होने लग जाएगी। तो जितना टेम्परेचर चाहिए मिनिमम उसको लिखना पड़ता है। ऐसे ही कई बार नॉर्मल दाब पे अभिक्रिया नहीं हो रही, लेकिन एक पर्टिकुलर एक विशेष दाब पे अभिक्रिया होने लग जाती है, तो उस दाब को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही नॉर्मली अभिक्रिया नहीं हो रही, लेकिन
उत्प्रेरक डाल दिया उसके अंदर तो अभिक्रिया होने लग गई, तो उस उत्प्रेरक को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO + 2H2, तो इससे क्या बनता है CH3OH बनता है। लेकिन ये अभिक्रिया कब संपन्न होती है, जब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जाता है, इतना वायुमंडलीय दाब लगाया, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ही ये अभिक्रिया संपन्न होगी। तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है। ऐसे ही ये है, देखो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जो बता रहा था ना मैं आपको कि ये वायुमंडल से क्या ली पौधे ने, कार्बन डाइऑक्साइड ली, और नीचे जमीन में से क्या लिया, जल लिया, है ना, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और उसके अंदर पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, उसकी उपस्थिति में क्या बनाता है फिर वो पौधा, ग्लूकोज बनाता है, और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और जलवाष्प, ठीक है ना। तो ये इसमें भी दिखा रखी है ना, देखो एक्वस, कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में है, ये एक्वस यानी उसमें घुली हुई है पानी में, यानी वाष्प के रूप में, ठीक है ना, प्लस H2O लिक्विड हो गया। अब ये ग्लूकोज कैसा मिल रहा है हमको, एक्वस अवस्था में मिल रहा है, ऑक्सीजन भी कैसी मिल रही है, एक्वस मिल रही है, और H2O क्या मिल रहा है हमको, लिक्विड मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये भी हम इस प्रकार और भी उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। देखो अभी मैं आपके ये प्रश्न दिखाता हूँ, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। देखो फर्स्ट प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, इसलिए साफ किया था कि मैग्नीशियम नॉर्मली जब वायुमंडल उसमें रखा रहता है ना, हवा में रखा रहता है, तो उस पर ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बना लेता है ना, उसके ऊपर लेयर जम जाती है ऑक्साइड की। तो उसको जलाने से पहले अगर ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है उसके ऊपर पहले से ही, तो वो जलेगा नहीं, है ना। तो उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस लेयर को आपको रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। तो उसको रिबन से हमको, मैग्नीशियम रिबन को क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, है ना। देखो अब ये है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, H2 हाइड्रोजन हो गई, फिर क्लोरीन क्या हो गई, Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। तो अब देखो ये तो किसी को भी पकड़ लो, इधर भी 2 हैं, इधर ये भी 2 हैं, है ना। तो इधर क्या है, एक एक, तो सिंपल 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गई ना, बैलेंस हो गई ये तो, और है ना, H2 + Cl2 = क्या, 2HCl। फिर दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बराबर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो मैं ये आपको बताता हूं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, है ना। बेरियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे आपको दिख जाए ये दोनों चीजें। बेरियम क्लोराइड, है ना, BaCl2, बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, BaCl2। और क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। तो देखो एल्यूमिनियम जो होता है ना बेटा, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3+, है ना। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3+ होती है, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम सल्फेट और SO4 जो होता है सल्फेट, इसकी होती है 2-। तो अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनेगा, इसको इस तरह से यूं करते ना, तो Al के तो कितने हो जाएंगे, 2, है ना, और SO4 के कितने हो जाएंगे, 3। तो क्या सूत्र बनेगा इसका, Al2SO4 होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस। तो Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब इससे क्या बन रहा है, ये कह रहा है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का क्या सूत्र होता है, BaSO4, ठीक है, प्लस फिर क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3, है ना। AlCl3 क्यों हुआ, क्योंकि देखो Al की क्या होती है, 3+ होती है, और Cl की पता है हमको 1- होती है ना। तो इसके 3 है, इसका सिंगल, तो ये 3 चाहिए ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AlCl3 हो गया, है ना। अब इसको आपको बैलेंस करना है, देखो मैं बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये खुद कह रहा है कि इसको बैलेंस करना है। मैंने बताया ना, सबसे अधिक वालों को देखो, SO4 इधर की तरफ कितना, 3 है
है ना, ये पूरा है, ये थ्राइस है। और यहाँ पे SO4 क्या है, सिंगल है, तो सीधी सी बात है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया। देखो SO4 3 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब इधर Ba 3 हो गए और इधर की तरफ Ba कितना, 1 ही है, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3Ba इधर हो गए। तो देखो Ba बैलेंस हो गया और SO4 बैलेंस हो गया। अब देखो इधर ये क्लोरीन कितने हो गए, 3, और यहाँ क्या है Cl2 यानी 6 क्लोरीन हो गए, है ना। और इधर की तरफ कितने हैं आपके, 3 ही हैं, तो इसको मैं कितने से गुणा कर दूं, 2 से कर दूं, तो ये 6 क्लोरीन हो गए और 2 Al, और यहाँ भी Al क्या था, ये 2 था, Al2, तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इस तरह से आप अभिक्रिया को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है सोडियम प्लस जल। तीसरी अभिक्रिया क्या कह रहा है, ये सोडियम प्लस जल, है ना। सोडियम का क्या होता है, Na प्लस H2O जल बराबर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH प्लस H2। आपने देखा कभी पानी के अंदर अगर आप बेटा सोडियम का थोड़ा सा टुकड़ा डाल देते हो तो वो ऐसे चक्कर लगाता है उसके अंदर, एकदम तेजी से उसके अंदर दौड़ेगा पानी के अंदर, है ना। और फिर इतनी ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है कि उसमें आग लग जाती है। देखो नॉर्मली पानी जो है ना आग बुझाने का काम आता है, लेकिन अगर हम सोडियम को किस में डाल दें, पानी की बाल्टी में डाल दें, है ना, तो उसके अंदर वो एक तरह से ऐसे चक्कर काट लगाता है हेलीकॉप्टर की तरह पानी के अंदर, है ना। और उसमें बाद में इतनी सारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलती है, और आपको पता ही है हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ज्वलनशील होती है ना। तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उस हाइड्रोजन गैस में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, ठीक है ना। तो ये अब इसको बैलेंस करना है। देखो मैंने क्या बताया था, अधिकतम देखने हैं आपको। देखो इधर H2 है और इधर कितने हैं, ये H2 और एक H ही है, तो 3 H हो गए। H कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। तो अब आप देखो अगर इसको मैं कितना कर दूं, 2 कर दूं इसको, ये है ना, इसको मैंने 2 कर दिया, तो देखो इसके 2 H मिल जाएंगे ना, 2 H इधर हो गए, ये 2 H इधर हो गए, तो 4 H हो गए। तो इसको 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 करने पड़ेंगे, है ना। देखो H बैलेंस हो गया ना, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 ये और 2 इधर, 4 हो गए, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर Na 2 हो गए, इधर Na 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। देखो कितना आसान है, बस ऐसे थोड़ा सा ट्राई करोगे ना आप तो हो जाएगा, ठीक है। पहले मुझे भी डर लगता था जब मैं जब पढ़ता था 10th क्लास में शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहोगे तो हो जाएंगे आपसे ये भी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं आपको। अब ये कह रहा है संकेतों के साथ लिखने हैं, उनके संकेत भी करने हैं आपको, है ना। जैसे ये कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो क्या क्या चीजें देखो, बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 होता है, हमें पता है। बेरियम क्लोराइड का क्या सूत्र होता है, BaCl2। तो देखो यहां लिख देता हूं मैं इसको, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। बेरियम क्लोराइड अब ये कैसा एक्वस है, AQ। बेरियम क्लोराइड कैसा है, ये AQ, तो यहाँ मैं AQ लिख दूंगा, जलीय है। सोडियम सल्फेट का विलयन, ये भी सोडियम सल्फेट का भी किस में है, जल में है। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, क्योंकि देखो Na की जो संयोजकता होती है 1 होती है और SO4 की क्या होती है 2- होती है, तो Na को डबल करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है ना। तो ये Na2SO4 ये भी कैसा है, एक्वस है, AQ है। क्या क्या चीज बन रही है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो वो भी NaCl बन रहा है, और ये भी कैसा है, जलीय विलयन है, तो ये भी AQ हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि ये अवस्थाएं भी लिखनी है आपको। और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है, तो अवक्षेप क्या होता है, सॉलिड होता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, एक तरह से वो बन जाती है, मोटा सा वो बन जाता है, समझ गई ना बात, जिसको कि आप चलनी में छान के निकाल सकते हो, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, किसका अवक्षेप बन रहा है, बेरियम सल्फेट का, तो BaSO4, क्योंकि देखो Ba की भी 2 होती है और SO4 की भी 2 होती है, तो बराबर तो BaSO4 हो गया। और ये किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। अब इनको बैलेंस है कि नहीं है ये देख लो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, SO4 है, यहाँ भी SO4 है, ठीक है। अब सब अधिकतम देखना है अपने को, तो अधिकतम क्या है, Na2 है और ये क्या है, Cl2 है
लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सिंगल सिंगल, बस इसको डबल कर दिया मैंने। देखो ट्वाइस Na हो गया, इधर ट्वाइस Na हो गया, 2 Cl हो गए, इधर भी 2 Cl हो गए, Ba1 है, इधर भी Ba1 और SO4 सिंगल और SO4, तो ये बैलेंस हो गई है ना। देखो कितना आसान है। फिर इसके बाद अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन NaOH जल में, तो देखो एक्वस हो गया कि नहीं हो गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, किस अवस्था में है ये, जलीय विलयन है, तो Aq प्लस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन, ये भी जल में है, तो HCl, ये भी कैसा है, एक्वस है। क्या क्या चीज़ बन रही है, देखो पता ही है आपको, ये तो बहुत कॉमन अभिक्रिया है जिसको आप उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक क्षार होता है ना, बेस, और एक अम्ल होता है, एसिड, तो मिला के क्या बनता है, लवण और जल, साल्ट एंड वाटर। तो साल्ट क्या बन गया, NaCl, कह रहा है, देखो सोडियम क्लोराइड तथा जल बनते हैं, तो NaCl, ये भी कैसा है, एक्वस है, प्लस जल क्या हो गया, H2O। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, सिंगल सिंगल ये देखो है ना, तो Na, इधर भी Na है ना, और ये क्या है, Cl है, इधर भी Cl, इधर भी Cl, ठीक है ना। फिर H, एक H ये और एक H, 2 H, ठीक है, और O अकेला और इधर भी O अकेला, और ये क्या है, लिक्विड है, H2O क्या है, लिक्विड अवस्था में, तो ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है ना। देखो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग है आपकी साइंस, है ना। तो ऐसे ही बेटा मन से पढ़ो, आराम आराम से, और एक एक लाइन पढ़ो बेटा आप इसकी, है ना, रीडिंग हैबिट डेवलप करो अपने अंदर, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से नहीं कि थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया और तुरंत किन पे जाके कूद पड़े, क्वेश्चंस के ऊपर जाके कूद पड़े, फिर हमसे क्वेश्चन होंगे नहीं, फिर निराशा हाथ लगेगी हमें, है ना। तो बेटा तरीका यही होता है कि पहले बहुत अच्छी तरह से, मन से, प्यार से, धैर्यपूर्वक, है ना, पूरी थ्योरी पढ़ो जो लिखा हुआ है ना, एक एक तरीके से समझ के, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आओ। जब आप क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको थ्योरी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही स्ट्रेटजी, यही जो है ना रिव्यू रचना आपको बना के चलनी है ना। देखो मैं अब आपके अगले जो है ना, इसके बाद में अगले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना, तो उस प्रकार में अलग अलग हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। संयोजन में क्या होता है, जब 2 चीज़ मिलके एक चीज़ बनती है, ठीक है ना। फिर आता है वियोजन अभिक्रिया, जब एक चीज़ टूट के 2 या 3 चीज़ों में विभक्त होती है, तो वो क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। फिर है एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। फिर किसको बताया गया है इसमें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो ये वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन को अपघटन भी बोलते हैं अपन, डिकम्पोजिशन, है ना, अपघटन, वियोजन या अपघटन, डिकम्पोजिशन। फिर आता है ये विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये बड़ी मज़ेदार है, ऐसे समझो जैसे 2 दोस्त हैं, अच्छी दोस्ती है, और तीसरा जो है ना वो आके वो देखता, अच्छा इनमें अच्छी दोस्ती हो रही है, चलो अभी इनकी दोस्ती तोड़वाता हूँ, है ना। तो उनमें से किसी एक के कान भर देता है वो दूसरे के खिलाफ, है ना, और उन दोनों में तो दरार पड़ जाती है और खुद उनमें से किसी एक का दोस्त बन जाता है। तो उसने उन दोनों में से किसी एक को विस्थापित करके खुद लग गया उनके साथ में ठीक है। तो ये क्या है, मतलब विस्थापन रिएक्शन हो गई एक तरह से। हालांकि ये वैसे मजाक कर रहा हूँ आपसे, विस्थापन रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं ये, है ना, जो परमाणु होते हैं, वो जो अधिक सक्रिय परमाणु होता है वो कम सक्रिय परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। फिर एक और होती है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। तो एक तो होती है एकल विस्थापन और एक होती है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई भी आयनिक यौगिक है, 2 आयनों से मिलकर बना है, ये भी 2 आयनों से मिलकर बना है, तो इसका इसके साथ लग जाएगा, इसका इसके साथ लग जाएगा, तो एक दूसरे के आयन एक्सचेंज हो जाते हैं ना। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर इसके बाद एक छोटा सा है इसमें उपचयन और अपचयन, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, प्रकृति में भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से छोटा सा पार्ट है। फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, तो ये करीब ये मान के चलें 3 या 4 वीडियो में आपका पूरा हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे धैर्यपूर्वक पढ़ें बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल।